एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में जो अभी तक हमने 4 वीडियोस के अंदर 40 क्वेश्चंस करे थे, उन पूरे 40 क्वेश्चंस को एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं क्लब करके लेकर आया हूँ। आई होप आप लोग एक सिंगल वीडियो देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे की ड्यूरेशन का, और ये आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड, पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम या इनिशिएटिव से रिलेटेड, NISCL AO के इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके सामने एक पैनल बैठा होगा 4 से 5 लोगों का। टेबल के दूसरी तरफ, टेबल के एक तरफ आप लोग बैठे होंगे, और यूजुअली पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। IBPS PO में नहीं पूछे गए, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे आप जहाँ जॉब करने जाएंगे वहीं के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो दे विल बी वेरी इंक्लाइंड टू नो अबाउट योर सेल्फ। आंसर कैसे करना है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लिखा है। माई नेम इज़ XYZ, आप लोग अपना नाम बता के शुरू करेंगे। एंड आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, आपका नाम और उसके बाद आपका शहर, आप कहाँ से है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। आई कंप्लीटेड माई क्लास 10th इन सो एंड सो ईयर, क्लास 12th इन सो एंड ईयर फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। यूजुअली मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों का जहाँ से बर्थ हुआ है वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है, तो आप वही लेंगे। 10th और 12th आपका सेम स्कूल से हुआ होगा। अगर अलग अलग स्कूल से है तो आप अलग अलग करके शुरू करेंगे। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन सो एंड सो इन 2023। ये एक मैंने अपनी टाइमलाइन के हिसाब से लिया है कि 10th 2018 में करी, 12th 2020 में करी, ग्रेजुएशन 2023 में करी। फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोल सकते हैं कि यू हैव बीन सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, which has strengthened my understanding of banking concepts, current affairs, problem solving skills। जब आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि इट हैज स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आई एम डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट एंड क्विक एट अडेप्टिंग टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ी अपनी तारीफ करेंगे कि उन्हें पता चले आपको क्यों हायर करना है। आई बिलीव द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग की जगह अगेन आप इंश्योरेंस कर देंगे। Banking sector offers the right environment for growth, stability, and meaningful customer interaction, and I'm eager to begin my career in this field। यहाँ पे आप उन्हें स्लाइटली हिंट कर देंगे कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड यू वांट दिस जॉब। माय हॉबीज आर, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज बताएंगे, जैसे कि आप खुद भी बता सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग चेस, वॉचिंग क्रिकेट। बट जो भी हॉबीज बताएंगे उससे रिलेटेड रीसेंट न्यूज जो भी होगी वो आप बताएंगे। न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मोर ओवर आप कुछ बेसिक हॉबीज बोल सकते हैं कि सर आई लव टू स्टे फिट, आई डू योगा, आई डू वॉकिंग, आई डू रनिंग, आई लव कुकिंग। इस तरह की हॉबीज आप बता सकते हैं। तो अगेन आंसर किस तरह से करना है। सर मेरा नाम XYZ है, मैं XYZ सिटी से हूँ। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2020 में XYZ स्कूल से पूरा किया। इसके बाद 2023 में मैंने ABC फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पिछले 2 साल से मैं बैंकिंग ओब्लिक इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छा फाउंडेशन बना। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर मुझे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का सही अवसर देता है, इसलिए मैं यहाँ अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं गाने सुनना, वॉकिंग करना, कुकिंग करना। एक फ्लो में आपको आंसर देना है, चाहे आप इंग्लिश में आंसर दें या हिंदी में आंसर दें, वो आपकी मर्जी होगी। अगला सवाल देखते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन NISCL एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप NISCL में AO बन के क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पूछेंगे भाई आप क्यों इस कंपनी में आना चाहते हो। I want to join NISCL as an administrative officer because it combines public service, financial stability and professional responsibility। आपने यहाँ पे 3 मेजर चीजें बता दी, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आप पब्लिक के लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी सैलरी भी देखनी है। एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, फालतू का काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन NISCL एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिकॉज इट कंबाइंस पब्लिक सर्विस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। NISCL plays a crucial role in protecting individual businesses and government assets which directly contributes to economic stability। आप ये भी देखो कि आप NICL अगर ज्वाइन करते हो तो एज एन इंश्योरेंस कंपनी
यू आर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, लोगों का इंश्योरेंस करते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, बाइक का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है। बिजनेसेस है, बड़ी बड़ी कंपनी के इंश्योरेंस होते हैं। एंड गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ट्रेन्स हैं, गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं, मेट्रोज चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। और जब हर चीज़ सेफ है, हर चीज़ का रिस्क कवर है, सो इट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। As an administrative officer, I will get exposure to underwriting, claims, risk assessment, and operations, which aligns with my interest in insurance and finance. आप ये बताओगे कि एज एन एओ आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा उनके पास काम करने से, जो डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट का ही पार्ट हो रहा है। ऑल्सो वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरर गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी while maintaining transparency, accountability and long term career growth. तो आपने एक अच्छा सा रीजन बनाकर दे दिया कि एज एन एओ आपका क्या बेनिफिट है, इसमें कंपनी को आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है और सोसाइटी को आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। आंसर इसका हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में इसलिए जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि यह पद सार्वजनिक सेवा, वित्तीय स्थिरता और पेशेवर जिम्मेदारी तीनों को एक साथ जोड़ता है। एनआईएसीएल व्यक्तियों को, व्यवसायों को, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता को सीधे समर्थन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में मुझे अंडरराइटिंग, क्लेम्स, जोखिम मूल्यांकन और ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा, जो बीमा और वित्त में मेरी रुचि के अनुरूप है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में कार्य करना मुझे पारदर्शिता, जवाबदेही और दीर्घकालिक करियर विकास के साथ समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। इंग्लिश में अगर एक फ्लुएंसी में ही ये आंसर हमें बोलना है, I want to join NISCL as an administrative officer because it combines public service, financial stability, and professional responsibility. NISCL plays a crucial role in protecting individuals, businesses, and government assets, which directly contributes to economic stability. As an administrative officer, I will get exposure to underwriting, claims, risk assessment, and operations, which aligns with my interest in insurance and finance. Also, working in public sector insurer gives me an opportunity to serve society while maintaining transparency, accountability and long-term career growth. आपने एक अच्छा सा आंसर बना दिया। क्लियर? अगला देखते हैं। What do you know about NISCL? जब आप NISCL की इतनी तारीफों के पुल बांध दोगे तो ये भी तो पूछेंगे NISCL के बारे में आपको क्या पता है। NISCL is India's largest public sector general insurance company established in 1919. It is owned by Government of India, operates under the regulatory framework of IRDAI. The company offers a wide range of products such as motor insurance, health insurance, fire insurance, marine insurance, and engineering insurance. NIACL also has a global presence which reflects its strong financial position and operational capability. NIACL भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है। सामान्य बीमा से हमारा मतलब जनरल इंश्योरेंस होता है, जिसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। यह भारत के स्वामित्व में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है और आईआरडीआई के नियामक ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है। एज इन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है और आईआरडीआई क्योंकि वो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। ये कंपनी मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और इंजीनियरिंग बीमा जैसे विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमा उत्पाद प्रदान करती है। एनआईएसीएल की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी है, ये चीज मेंशन जरूर करिएगा, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और परिचालन क्षमता को दर्शाती है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर एनआईएसीएल इंटरव्यू। अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ इज एनआईएसीएल डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज? अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि आप पब्लिक सेक्टर कर रहे हो, आपकी ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से डिफरेंट क्यों है? NISCL differs from private insurance mainly in its objective and approach. Being a public sector insurer, NISCL focuses on financial inclusion, social security, and long term stability, whereas private companies are more profit driven and selective. NISCL also plays a major role in government schemes, rural insurance, and social sector coverage, ensuring trust and reliability among customers. Its claim settlement process is guided by public accountability and transparency, which builds long term confidence. क्या हमने समझने की कोशिश की? हमने डायरेक्टली बताया कि पब्लिक सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर से बेटर क्यों है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य और कार्यप्रणाली से भिन्न होती हैं। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई हमारी NISCL जैसी,
ये प्राइवेट इंश्योरेंस से अलग है। आप जब पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपका फोकस कुछ इन चीज़ों पे हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हो जाता है, सोशल सिक्योरिटी पर हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर हो जाता है। बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मोर और लेस प्रॉफिट ड्रिवन और सिलेक्टिव होती हैं। वो पब्लिक के लिए काम ना करके अपने लिए काम करती हैं। बट आप जब पब्लिक सेक्टर हो तो आपके नाम में ही पब्लिक लिखा हुआ है, आप पब्लिक के लिए आपकी जवाबदेही है। आपको कोई ओनर नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट तो हमारी फॉर द पीपल बाय द पीपल है ना। तो यू आर responsible फॉर पीपल ऑफ द नेशन। यू आर नॉट responsible फॉर सम टॉप इंडिविजुअल्स टू फिल देयर पॉकेट विद द प्रॉफिट्स। NISCL इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स में, रूरल इंश्योरेंस में, सोशल सेक्टर कवरेज में भी रोल प्ले करती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कम होता है, इसलिए यहाँ पब्लिक सेक्टर जाता है। एंश्योरिंग ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी अमंग कस्टमर्स। इनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से गाइड होता है और ट्रांसपेरेंसी से, विच बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। अगला सवाल देखते हैं। वाई शुड बी सेलेक्ट यू फॉर दिस रोल? अब ये पूछा जा सकता है भाई, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, इस तरह से करके भी पूछते हैं। यू शुड सेलेक्ट मी बिकॉज आई ब्रिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सिंसियरिटी एंड अ लर्निंग माइंडसेट। मतलब आप अपने थॉट्स में क्लियर हो, सिंसियर हो, सीखने के लिए रेडी हो। आई अंडरस्टैंड दैट an administrative officer's role requires technical knowledge, ethical conduct and customer sensitivity। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे आईटी रिलेटेड नहीं है। टेक्निकल से यहाँ मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट से मतलब होना चाहिए कि आप आप करप्ट तो नहीं हो, आपके मॉरल सही हैं। और कस्टमर सेंसिटिविटी, क्योंकि कस्टमर जिस नाम के भरोसे पर आपके पास आ रहे हैं, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड। एज विच ब्रांड? NISCL। कस्टमर के लिए आप कंपनी हो, वो आप ही के पास आएगा, आप ही उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोगे। तो यू आर सपोज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कस्टमर। आई एम कंफर्टेबल वर्किंग अंडर प्रेशर, willing to learn from seniors and committed to following organizational values. Most importantly, I see this role not just as a job but as a responsibility towards policyholder and the organization. तो आपको क्यों हायर करना है? क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लेकर आ रहे हो, सिंसियरिटी भी लेकर आ रहे हो, लर्निंग माइंडसेट भी लेकर आ रहे हो। आपको पता है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, एथिकल कंडक्ट की जरूरत है और कस्टमर सेंसिटिविटी की जरूरत है। आप प्रेशर में काम करने के लिए रेडी हो, सीनियर से सीखने के लिए रेडी हो और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के साथ कमिट करने के लिए रेडी हो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कमिटमेंट नहीं होता है। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन का टैग पहनते हो, आईडी कार्ड पहनते हो, तो आपकी सोच उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन होनी चाहिए। Most importantly, I see this role not just as a job but as a responsibility towards policy holder and organization। क्योंकि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्होंने ही आपकी सैलरी का पैसा दिया है, उनके ही प्रीमियम से जो वो पैसा दे रहे हैं पॉलिसी खरीदने के लिए, उसी से ही आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर स्ट्रेंथ में क्या बताएं, वीकनेस में हम लोग क्या बताया करें। देखते हैं इसके आंसर को। माई की स्ट्रेंथ आर डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर। ये कुछ वो स्ट्रेंथ है जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर के किसी भी इंटरव्यू में आपके काम आती हैं। इसके बाद मैंने कुछ रैंडम स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दी हैं जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको खुद से आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पता हो। नहीं पता, आप यही एज इट इज कॉपी करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। I also have good analytical thinking which helps me understand situations and take practical decisions. I learn quickly and adapt well to new environments which I believe is important in the financial sector। तो यहाँ पे आपने खूब सारी ऐसी ऐसी चीजें बोल दी जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जरूरी हैं। आप जब एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। जब पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, पब्लिक हर तरह की होगी, तो आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और प्रेशर में आपको काम रहना चाहिए। फिर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। भाई आप प्री और मेंस निकाल कर आए हो, रीजनिंग के पजल्स बनाए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट करा है, शुलॉक्स करा है, तभी तो हुआ है जब एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। उसकी हेल्प से क्या होता है? यू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। आप नए एनवायरनमेंट में क्विकली अडेप्ट कर लेते हो, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस बदलती रहती है टाइम के साथ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नए नए आते रहते हैं, कंपनी के हेड बदलते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट बदलता है पूरी कंपनी का। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। अब इसके बाद वीकनेस की बात करते हैं।
ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि सर वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस हमें ऐसी बताओ जो स्ट्रेंथ लगे। टेक्निकली ऐसी कोई वीकनेस नहीं होती कि वो स्ट्रेंथ लगे। वीकनेस का मतलब ही वीकनेस होता है, वो कभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। आप इस तरह से आंसर करेंगे कि वो वीकनेस आपके काम को अफेक्ट ना करे। वन ऑफ माई वीकनेस इज दैट आई टेंड टू डबल चेक माई वर्क टू एंश्योर एक्यूरेसी, which sometimes takes a little extra time. However, I am actively improving this by using better time management techniques and prioritizing tasks more effectively. I make sure that accuracy and speed stay balanced. इस तरह से आप वीकनेस को आंसर करोगे। इसके अलावा मैं कुछ अच्छी वीकनेस आपको बताता हूं। ठीक है, वो वीकनेस ऐसी हैं जिससे बिल्कुल भी आपके इंटरव्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यूअर का मोड थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चश्मा पहनते हो, आपके स्पेक्ट्स लगे हैं, आप बोलोगे सर समटाइम्स आई फील माई स्पेक्ट्स आर माई वीकनेस। वो भी हंसते हुए पूछेंगे क्यों, या थोड़ा शॉक होकर पूछेंगे क्यों। क्योंकि आप जब 3D मूवीज देखने जाते हो तो आपको दिक्कत होती है, आपको गॉगल्स पहनने में दिक्कत होती है। आप कहीं घूमने जाते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, आउटिंग पर जा रहे हो, आपको अपने शेड्स के साथ साथ अपने स्पेक्ट्स भी कैरी करने पड़ते हैं। तो ये आपको दिक्कत लगती है कभी कभी अपने साथ में। या आपका वेट ज्यादा है, डोंट टेक इट पर्सनली, किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, से आपका वेट ज्यादा है, तो सर माई वेट इज माई वीकनेस, आई एम ओवर वेट, या फिर आई एम नॉट फिट, है ना। तो उसमें क्या है कि सर मैं इसको ठीक करने के लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है, मैंने डाइट कंट्रोल शुरू करा है, मैंने योगा शुरू करा है। इस तरह की वीकनेस आप बोल सकते हो अगर ऐसे कुछ इश्यूज आपके साथ हैं तो अच्छा, अब कुछ रैंडमली हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं जो इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। 5 बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप क्विक लर्नर होने चाहिए, यू शुड स्टे काम अंडर प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल और रिलायबल होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कंपनीज को आप अच्छे लगोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, क्विक लर्नर हो, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, यू स्टे काम अंडर प्रेशर, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, रेस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो, ऐसे ही लोग कंपनीज को चाहिए। कुछ वीकनेस देखते हैं, जैसे आप अपने काम में डबल चेक करते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप डबल चेक कर रहे हो एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए, तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट आप इस चीज पे काम कर रहे हो। डिफिकल्टी सेइंग नो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प इवन व्हेन आई एम बिजी। ये बहुत से लोगों की वीकनेस होती भी है। बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं किसी को मना नहीं कर पाता या किसी को मना नहीं कर पाती, और ये ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में चाहिए। उन्हें चाहिए कि सीनियर्स ने जो काम बोला आप उस काम को करके दो, मना ना करो। ओवरथिंक बिफोर डिसीजंस, ये भी एक अच्छी वीकनेस है। आई समटाइम्स ओवरथिंक सिचुएशंस व्हाइल ट्राइंग टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जरूरी होता है, आप रैंडमली हबड़ तबड़ करके डिसीजन नहीं लेते हो। नॉट डेलीगेटिंग वर्क इजली, sometimes I prefer doing tasks myself instead of delegating, but I am improving this habit. अब ये क्या है, आपको जो भी काम दिया गया है आप किसी और पे ना थोप के आप खुद ही उस काम को करने की कोशिश करते हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीकनेस है एक। हेजिटेटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, ऐसे लोग भी कंपनीज को पसंद आते हैं। आई हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज आई ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ऑन माई ओन फर्स्ट, बट आई एम इंप्रूविंग दिस। इंप्रूव क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको लगता है कोई आपकी वीकनेस है तो वो आप इंप्रूव भी तो करोगे। वीकनेस पता होने का ये मतलब थोड़ी ना कि सर ये मेरी कमजोरी है, अब है तो है, डील करो, नहीं। कमजोरी आपकी है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे सुधारोगे भी। अगला सवाल देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? सबसे पहली चीज, आप लोग 5 साल में दुनिया नहीं बदलोगे। आप 5 साल में इंश्योरेंस कंपनी का फेस नहीं बदल दोगे। आप 5 साल में सीएमडी नहीं बन जाओगे। प्रैक्टिकल रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। In the next 5 years, I see myself as a competent and dependable administrative officer in NIACL. I want to gain strong experience in underwriting, claims management, and policy servicing, and contribute meaningfully to organization goals. ये सारे words इसलिए बोलने हैं आपको so that उन्हें लगे कि you are responsible and you know what you are, या फिर यू नो व्हाट यू विल बी डूइंग इन द कंपनी। जब ये वर्ड्स बोल दोगे अंडरराइटिंग का, क्लेम्स मैनेजमेंट का, पॉलिसी सर्विसिंग का, तो हाँ ये लड़का या फिर ये लड़की अवेयर है इंश्योरेंस के बारे में, इसे पता है इंश्योरेंस में क्या क्या होता है। ये आपको अपने आंसर्स के थ्रू शो करना है। I also aim to continuously upgrade my skills and take on higher responsibilities while maintaining integrity and professionalism. आप अपने स्किल्स को भी
अपग्रेड करोगे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लोगे, बट इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए। आप कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, आप शॉर्टकट्स नहीं लोगे, आप सही तरीके से कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम करोगे। अगला सवाल देखते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड प्रेशर और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है अलग अलग इंटरव्यूज में। तो यहाँ पे आपको एक रैंडमली एग्जांपल बता दोगे, नहीं भी होगे, एक एग्जांपल मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप नेट पे भी सर्च करोगे, खुद से भी अगर सोचोगे ना, कई बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करी हैं। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने प्रेशर सिचुएशन हैंडल्स करी हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर बन के अपना ब्लड डोनेट करा था। लोगों के घर में दिक्कतें थी, फिर भी लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आए थे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो वर्क या कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी का। I was assigned a task at the last moment because a team member was unavailable. The deadline was short and everyone was stressed. I quickly assessed the requirements, made a plan, and focused on the most important parts first. I coordinated with the team, divided the remaining tasks, and we completed the work on time. This situation taught me how to stay composed, prioritize effectively, and support the team during pressure situations. ये एक आंसर मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कोशिश ये करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप अपने पास लिखो, लिखने के बाद आप लोग अपने आंसर्स खुद से बनाकर लिखो। हर क्वेश्चन के आगे अपना आंसर लिखो। अपना आंसर नहीं लिखा जा पा रहा है तो आप मेरे आंसर्स को कॉपी करो। कोई भी अगर डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट करिए। टेलीग्राम लिंक मैंने डाला हुआ है वीडियो के लास्ट में, आप लोग मुझसे कनेक्ट करिएगा। एक बार मेरे पिछले कॉलेज में या वर्क में टास्क में अचानक एक अर्जेंट काम आ गया क्योंकि एक टीम मेंबर अवेलेबल नहीं था। डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी और टीम पर काफी प्रेशर था। मैंने सबसे पहले कामली सिचुएशन को समझा, फिर एक छोटा सा प्लान बनाया और इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने पर फोकस किया। मैंने बाकी टीम के साथ मिलकर टास्क डिवाइड किए और सबके कोऑर्डिनेशन से हम समय पर काम पूरा कर पाए। अभी कोई भी काम हो सकता है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई टेक्निकल इवेंट हो रहा है, कोई और फेस्ट हो रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है। लास्ट में क्या हुआ भाई, एक कोई पर्सन था बीमार पड़ गया, वो नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब 3 दिन का टाइम बचा है, बहुत सारा काम बचा है। तो आपने सिचुएशंस को एसेस करा, आप काम थे, आपने प्लान बनाया और आपने देखा कि इसमें से अब क्या क्या पेंडिंग है, उसमें से पहले हमें क्या क्या काम करना है। उस तरह से हमने कोऑर्डिनेट करके एक टीम के साथ, एक टीम के थ्रू, एक टीम की तरह हमने अपना टास्क प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट किया। इस तरह से हमें आंसर करना है। Why do you want to join the insurance sector after your academic background? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए है कि कोई बीटेक करके इंश्योरेंस का इंटरव्यू दे रहा है, कोई बीसीए, बीबीए, एमबीए करके इंटरव्यू दे रहा है, कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, कोई किसी और स्ट्रीम से है। बच्चे ये सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप बीटेक करके क्यों आ गए, आप बीसीए करके क्यों आ गए। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स और एमबीए और बीबीए और फाइनेंस, आप डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं हो। ये एक जनरलाइज आंसर है कि आपने अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स क्या सीखा है अपनी एजुकेशन में, और वो आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। I want to join insurance sector because it offers a unique combination of public service, analytical decision making and long term professional growth. सबसे पहले तो आपने ये बता दिया आप इंश्योरेंस में क्यों आना चाहते हो, irrespective of academic background. Insurance is not limited to one discipline. It requires logical thinking, risk assessment, data analysis, communication, and ethical judgment. अब ये जो है ना, which are skills developed across engineering, engineering में भी आप ऐसी skills develop करते हो, साइंस में भी करते हो, आर्ट्स में भी करते हो, कॉमर्स में भी करते हो, और कोई अगर स्ट्रीम में वहां पर भी करते हो। ये स्किल्स आप डेवलप करते हो जो डायरेक्टली कंपनी के आपके काम आएंगी। Moreover, the insurance sector plays a crucial role in the financial stability, social security, and economic resilience by protecting individuals, businesses, and public assets from unforeseen risk. यहाँ पे आपने ये बता दिया अपने ही आंसर में कि देखो आपने आंसर कैसे शुरू करा। सबसे पहले आपने बताया कि आप इंश्योरेंस में आना चाहते हो, है ना, आपने उसका बेनिफिट बता दिया। आपने फिर ये बता दिया कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा इंश्योरेंस में बहुत कुछ है जो जरूरी है, जो आपने अपनी एकेडमिक्स में सीखा है। फिर आपने इंश्योरेंस सेक्टर पर आ गए कि इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है, आप यही बता रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर क्यों अच्छा है, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। दिस ब्रॉडर सोसाइटल इंपैक्ट स्ट्रांगली मोटिवेट्स मी एज एन एओ। द रोल अलाउज मी टू अप्लाई माई एकेडमिक स्किल्स इन अंडर राइटिंग। अब एकेडमिक स्किल्स में ये आ जाता है कि आपने जो भी कुछ करा है, आप जब इंश्योरेंस में कुछ भी लिखते हो ना, तो जो अलग अलग स्ट्रीम्स होती है ना, चाहे इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हो, कॉमर्स की स्ट्रीम्स हो, कोई और हो, वो सब आपके काम का पार्ट बन जाती हैं। आपको बहुत कुछ इसके अंदर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है मैकेनिकल का,
तो आप मोटर के इंश्योरेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, आप उनका क्लेम सेटल करोगे, आप पैसा दोगे, आप देखोगे क्या क्या पार्ट्स हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आपके समझ में आएंगी। तो योर एकेडमिक स्किल्स इन अंडरराइटिंग, क्लेम्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस while continuously learning domain specific knowledge। डोमेन स्पेसिफिक से मतलब है यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कंटिन्यूअसली सीखते रहोगे क्या क्या है। Therefore I see insurance not as a deviation from my background but as a practical and meaningful extension of it। तो जो भी आपने पढ़ा उसका एक एक्सटेंशन हो गया। अब जो सिविल वाले हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग रोड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घरों का इंश्योरेंस कराते हैं। कोई अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है, हेल्थ से, फार्मेसी से रिलेटेड है, वो बोलेगा कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में मेरी नीड पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस में मैं काम आऊंगा। कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो अब तो इतने डिजिटल इंश्योरेंस हो गए, आप ऑनलाइन लैपटॉप भी खरीदते हो, मोबाइल भी खरीदते हो, आपका इंश्योरेंस होता है उसका। तो इंश्योरेंस तो अब हर चीज में आ गया। मान लेते कोई एविएशन इंडस्ट्री से है, कोई हॉस्पिटैलिटी से है, तो ट्रैवल का इंश्योरेंस होता है। तो कितनी सारी जगह इंश्योरेंस है, हर फील्ड में इंश्योरेंस है। आप जिस भी फील्ड से पढ़ाई लिखाई कर आए हो, आपकी फील्ड इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। यही आंसर हिंदी में है। मैं बीमा क्षेत्र में इसलिए आना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि यह क्षेत्र सार्वजनिक सेवा, विश्लेषणात्मक निर्णय क्षमता और दीर्घकालिक करियर का विकास संतुलित अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने वही सब लिखा जो पीछे इंग्लिश में लिखा था। तो जिन्हें हिंदी में आंसर करना है वो लोग यहाँ से ये आंसर पढ़ सकते हैं। आंसर पढ़ के आपको अपने लिए खुद से लैंग्वेज मिल जाएगी। कोशिश ये करिएगा इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स अपने हिसाब से लिखे। जो नहीं लिख पाएंगे आप मेरे आंसर्स कॉपी कर सकते हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है, टेलीग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप किस शहर से हैं और आपके फादर के ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर किसान हैं, अगर किसान है तो आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपसे बेसिक एग्रीकल्चर का कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके फादर का कोई बिजनेस है तो ये पूछा जा सकता है कि फादर ने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या। जैसे किसी का शॉप है, शोरूम है, लोग अपने शॉप्स का इंश्योरेंस लेते हैं, जो शॉप पे स्टॉक होता है उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक आपके फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ फादर के लिए नहीं, ये मदर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है और कुछ केसेस में सिबलिंग के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है। अब ये जो आंसर है ये हर इंडिविजुअल के स्पेसिफिक है, यहाँ पे मैं नहीं दे सकता। आपकी सिटी से रिलेटेड कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज होगी बड़ी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टेट कैपिटल में है या आपकी सिटी का कुछ भी फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एनसीआर में एक सिटी है नोएडा। नोएडा से रिलेटेड अगर कुछ भी मान लेते हैं कि नोएडा क्यों फेमस है, तो नोएडा को SEZ में डेवलप किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था नोएडा जब उसे डेवलप किया गया। कोई मान लेते हैं एनसीआर का एक एरिया है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जो है यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कोई अगर सोनीपत से है ना, कोई अगर गुड़गांव से है, इस तरह से हर सिटी का अलग अलग रीजन है। कोई मान लीजिए लखनऊ से है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के पुराने किसी राजा का नाम बता दीजिए। कोई भोपाल से है, इंदौर से है, से फॉर एग्जाम्पल कोई इंदौर से है, इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनता आ रहा है इतने सालों से। कोई भोपाल से है, भोपाल इंडिया की क्लीनेस्ट कैपिटल बनता आ रहा है। कोई गोरखपुर से है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है गोरखपुर से, वहां का गोरखनाथ जी का मंदिर है, बहुत फेमस है। कोई शिमला से है, शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे जाखू जी का मंदिर है। कोई अजमेर से है, वहां पे अजमेर शरीफ जी की दरगाह जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपकी सिटी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें या सिटी की फेमस चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी आपके फादर हैं, मदर हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ऊपर ऊपर का आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे 10 PI के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक होंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है, IBPS इंटरव्यूज करके। आप इस पे मेरे को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड वीडियो था इस चीज पर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मेन टेलीग्राम है, जिसको आप अगर विश वाइज क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, विश वाइज क्लासेस के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।
कुछ भी अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके मेरे चैनल के साथ आप अपडेट रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको डायरेक्टली गाइड करता हूँ, ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू। हम लोग वॉइस चैट करते हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज हमने रिसेंटली अभी IBPS PO के लिए करे थे। NISEL के इंटरव्यू डेट्स आने के बाद हम वहाँ पर भी ये चीज़ शुरू करेंगे। ज्वाइन कीजिए, यू आर गोइंग टू लव इट। जो इंटरव्यू हेजिटेशन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा इस 4 पार्ट की सीरीज का सेकंड वीडियो है। हम लोग अपने 40 इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं NISEL AO के इंटरव्यू के लिए। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, जो कि HR राउंड या PI राउंड लोग बोलते हैं। जब हम पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो एक ही राउंड होता है, तो उसमें क्वेश्चंस एक साथ ही पूछे जाते हैं, चाहे आपके HR रिलेटेड हो या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 पे शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? तो जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस और डैमेजेस अदर देन लाइफ। मतलब लाइफ को ये कवर नहीं करता, लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता, बाकी सारा इंश्योरेंस करता है। हेल्थ, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, ट्रेवल एंड लाइबिलिटी, हर तरह के रिस्क कवर होते हैं, सिर्फ लाइफ नहीं होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म, जनरली फॉर 1 year, एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। अब इसमें देखो, इसमें तीन चीजें मेंशन करी है। पहला, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली फॉर 1 year। पिछले कुछ सालों से ये नियम आया है कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जब आप गाड़ी खरीदते हो वो तब आप 3 साल या 5 साल के लिए ले सकते हो, वरना उससे पहले वो इंश्योरेंस भी 1 साल के लिए होता था। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हो, ये आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी या इंडेमनिटी, ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है, ये बताता है आपको कि जो आपका एक्चुअल लॉस सफर हुआ है उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस अकेला ऐसा टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइफ की आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट से कि आपकी लाइफ चली गई तो 10 लाख का नुकसान हुआ है, 20 लाख का नुकसान हुआ है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता है। सामान्य बीमा वह बीमा है जो जीवन बीमा के अलावा अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य, वाहन, संपत्ति, यात्रा और दायित्व से जुड़े जोखिमों को कवर करता है। यह सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई की जाती है। आई होप समझ आया होगा आंसर अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में दो चीजें होती हैं। पहली, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। दूसरा, ये एक्ट करता है सेविंग्स ऑफ या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी के बाद आपका पैसा मिल जाता है। अगर आपका टर्म प्लान नहीं होता, अगर टर्म प्लान नहीं होता है आपका, तो आपको पैसा मिल जाता है, टर्म प्लान में पैसा नहीं मिलता। पर जनरल इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका रिस्क कवर होता है, वो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल लॉसेस सच एज एक्सीडेंट, इलनेस और प्रॉपर्टी डैमेज एंड डज नॉट हैव अ सेविंग्स कंपोनेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क ऑफ डेथ भी कवर किया जा रहा है और सेविंग्स कंपोनेंट में है। जनरल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करता है, सेविंग्स कंपोनेंट नहीं होता है जनरल इंश्योरेंस में। नेम मेजर टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछ सकता है कि जनरल इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, कुछ एग्जांपल बताओ। तो जो आपका गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके इंश्योरेंस के होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस आपने कहाँ यूज करा, आप क्या करते हैं इंश्योरेंस में, या इंश्योरेंस आपने कोई लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है। आप बता सकते हैं, अगर आपकी कोई गाड़ी है, आपकी खुद की बाइक है, आपने उसका इंश्योरेंस लिया है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप बता सकते हैं आपने कौन सी कंपनी का लिया है। कोशिश करना, अगर आपका पब्लिक सेक्टर का इंश्योरेंस नहीं है तो मत बताओ, और अगर है भी तो बोल देना कि सर इस कंपनी का हमने लिया हुआ है। व्हाट इज अंडर राइटिंग? अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस कोर में जा रहे हैं। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग रिस्क बिफोर एक्सेप्टिंग एन इंश्योरेंस प्रपोजल. It involves assessing the risk profile of the insured,
deciding whether to accept the risk and determining the terms and conditions and premium of the policy. तो आप जब कहीं पर भी इंश्योरेंस कराने जाते हैं ना, कोई आपका इंश्योरेंस करता है और आपको पॉलिसी देता है, तो पॉलिसी देने से पहले जो वो आपकी डिटेल्स पॉलिसी में डालता है ना, बेसिकली वो सिस्टम के अंदर डालता है आपकी डिटेल्स। वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम एक प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ कैलकुलेट करके आपको देता है, यही होता है। तो सिस्टम वहां पे अंडर राइटिंग का काम कर रहा है, और जो पर्सन ये वैल्यूज डाल रहा है, ये सारी डिटेल डाल रहा है, वो अंडर राइटर है। अब वो सिस्टम क्या करता है, वो आपकी रिस्क प्रोफाइल को असेस करता है, वो डिसाइड करता है आपको इंश्योरेंस देना है नहीं देना है, तो यूजुअली दिया जाता है। डिटरमाइन करता है टर्म्स कंडीशन और प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी। अब ये सब कुछ क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, तो वो सिस्टम में होता है, वरना पहले कुछ लोग बैठे होते थे जो ये पूरा काम करते थे। अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति या संपत्ति के जोखिम स्तर का आकलन कर पॉलिसी की शर्तें और प्रीमियम तय किए जाते हैं। व्हाट इज अ प्रीमियम, हाउ इज इट डिसाइडेड? पीछे आंसर में हमने वर्ड यूज कर दी ना, प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस लेता है, जैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको इंश्योरेंस कराना है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दोगे ना, वो जो पैसा आप दे रहे हो वो प्रीमियम होता है। प्रीमियम इज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर कवरेज। इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ रिस्क, एज, क्लेम हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ कवरेज एंड अंडरराइटिंग असेसमेंट। तो ये हमारा प्रीमियम होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बाकी 4 हम अगली स्लाइड में करेंगे, पहले इन 3 को समझते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली एंड कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डिस्क्लोजर और मिसरिप्रेजेंटेशन कैन मेक द पॉलिसी वॉइड। मतलब जो कंपनी है और जो बीमा खरीद रहा है, दोनों को सारी बातें ऑनेस्टली बतानी होती हैं पॉलिसी लेते टाइम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आते टाइम। आप जब पॉलिसी लेते हो ना, तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। अगर आप गलत बात बताते हो या फिर नहीं बताते सारी बात, तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, आपकी गाड़ी कहीं ठुकी, आपने उस पर क्लेम लिया। अब आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, एक नो क्लेम बोनस होता है उसमें। आपने सोचा कंपनी को क्या ही पता लगेगा, मैं दूसरी कंपनी से करा लेता हूं और मेंशन नहीं करूंगा अपने एक्सीडेंट का। उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने इस पे क्लेम लिया है या नहीं। आपने बोला मैं मेंशन ही नहीं करूंगा, और आपने नो क्लेम करके उस पे नो क्लेम बोनस जो होता है एनसीबी, आपने वो ले लिया, 10% 15% जो भी मिला। अब जब आप दोबारा उस कंपनी में अगर क्लेम के लिए जाते हो जहां से आपने नया इंश्योरेंस लिया है, वो एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पर चेक करेगा कि क्या आपने कोई क्लेम लिया है नहीं लिया है। अगर उसको वहां पे दिखा कि आप पहले क्लेम ले चुके हो, तो आपको दोबारा क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ आपने वॉइड कर दिया। फिर एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग दे शुड सफर अ लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट अकर्स। मतलब अगर कुछ भी आप करते हो, किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस कराते हो, आप किसी चीज का रिस्क कवर कर रहे हो ना, तो वो रिस्क होना चाहिए, उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो गाड़ी अगर डैमेज हो गई तो आपका खर्चा आएगा, फाइनेंशियल खर्चा बढ़ेगा। आपने ऑनलाइन फोन खरीदा, आपने उसका इंश्योरेंस कराया, आपका फोन अगर खो गया, आपका फोन डैमेज हो गया, तो उसमें आपका फाइनेंशियली खर्चा आएगा। तो वो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि आपका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या बोलता है, हमने पीछे एक एग्जांपल में समझा भी था। द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, ensuring no profit is made from insurance। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, और आपकी गाड़ी की वैल्यू अभी कितनी है, जो आईडीवी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, या इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। तो मान लेते हैं कि आपकी 6 लाख की गाड़ी है, शोरूम से आई, आपके एक्स शोरूम प्राइस का 90% और समथिंग इंश्योर्ड होता है। ठीक है, मान लेते हैं 6 लाख की गाड़ी है आपकी एक्स शोरूम प्राइस, और आपका इंश्योर्ड है 5,40,000। आपकी गाड़ी ठुक गई और आपका उसमें काफी खर्चा आया, खर्चा मान लेते हैं आपका आ रहा है 1 लाख रुपए उसकी रिपेयर में। अब
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि आपका जो 1 लाख का खर्चा हुआ है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पॉलिसी की, उसके हिसाब से यही आपको भरपाई की जाएगी। ये पूरी भरपाई नहीं की जाएगी। जितना खर्चा आया है, जितना रिस्क हुआ है, वही किया जाएगा। इंश्योरेंस आपके प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। द इंश्योर्ड कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। बीमित व्यक्ति को केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई की जाती है, ताकि बीमा से लाभ ना कमाया जा सके। क्लियर? अब इसमें अब अगली स्लाइड में जो इसके बचे हुए 4 प्रिंसिपल्स है वो समझते हैं। चौथे प्रिंसिपल की अगर बात करें, यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मतलब पेइंग द क्लेम, द इंश्योरर गेट्स द राइट टू रिकवर फ्रॉम द लॉस ऑफ एनी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। दावा भुगतान के बाद बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ण वसूलने का अधिकार मिल जाता है जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आपकी गाड़ी का आपने क्लेम ले लिया। आप कोई गाड़ी लेकर आए, से टाटा सफारी आपने खरीद ली है ना, चलो टाटा सियरा खरीद लो, नई गाड़ी है। आपकी गाड़ी ठुक गई, उसका शीशा वीशा टूट गया, उसका दरवाजा टूट गया, अब आपने वो दरवाजा बदल लिया, ठीक। आपने दरवाजा बदल लिया, बीमा कंपनी ने उसका पेमेंट कर दिया। अब बीमा कंपनी का तो पैसा खर्च हो गया ना उसमें, तो उसके बाद में बीमा कंपनी के पास वो राइट है कि जिसने भी आपका नुकसान करा है, जिसकी वजह से बीमा कंपनी को आपको पैसा देना पड़ा, वो उससे पैसा ले सकता है, जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है उससे। वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आमतौर पे कंपनीज ऐसा करती नहीं है, क्योंकि ऐसे समझ लो, स्पेशली मैं मोटर इंश्योरेंस की बात बोलूंगा क्योंकि मैंने खुद से काम करा है मोटर इंश्योरेंस में। मैं एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में काम करता था पहले। तो अब आप ये मान लेते हैं कि मान लीजिए 2 कंपनी है हमारी, एक कंपनी हो गई NIACL, दूसरी कंपनी हो गई OICL। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस OICL का है, आपका NIACL का है। आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, हो सकता है ना ऐसा। अब मैंने अपना OICL से क्लेम ले लिया, अब OICL आपसे उस पैसे की वसूली कर सकता है, बट देन NIACL की नजरों में उसने आपकी गाड़ी का ठीक करा है, उसने आपकी गाड़ी का पे करा है। NIACL भी फिर OICL से मतलब NICL भी फिर OICL से अपना पैसा वसूल सकता है। तो ये कंपनीज आपस में ऐसे करते रह जाएंगी, तो फिर तो हर कंपनी हर क्लेम के लिए एक दूसरे पे केस ही करती रहेगी। तो यूजुअली कंपनीज के बीच में फर्दर ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, वो हमें नहीं समझना। हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो भी कोई नुकसान के लिए जिम्मेदार है, उससे वो अपना नुकसान वसूल सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बोलता है कि अगर सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योरर्स, द क्लेम अमाउंट इज शेयर्ड प्रोपोर्शनलिटी अमंग देम। मतलब अगर एक ही चीज का आपने मल्टीपल इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्लेम अमाउंट वो सब लोग आपस में शेयर करेंगे, कोई एक ही नहीं उठाएगा सारा उसका सारा बर्डन। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या बोलता है, द इंश्योरर इज लायबल ओनली if the nearest and effective cause of loss is a risk covered under the policy। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई पॉलिसी में आप कवर भी नहीं कर रहे हो फिर भी उसकी वजह से कुछ हो गया और आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी के अंदर एक चीज होती है, वो होता है की इंश्योरेंस। अगर आप कार खरीदते हो तो उसमें की इंश्योरेंस होता है, आपकी चाबी का इंश्योरेंस। अब आपने मान लो की इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और आपकी चाबी खो गई, अब आप उसको लॉक बदलवा रहे हो, कुछ इस तरह का खर्चा करवा रहे हो, तो क्या वो कवर होगा? नहीं। बट अगर की इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो उसमें कुछ कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ऐसे ही गाड़ी में एक इंश्योरेंस में होता है कंज्यूमेबल्स का इंश्योरेंस या कंज्यूमर आर्टिकल्स का, कि गाड़ी में आपका लैपटॉप रखा है, बैग रखा है, उन चीजों का। तो वो तभी होता है जब वो चीजें पॉलिसी के अंदर कवर होती है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। फिर एक होता है आखिरी हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये बोलता है कि इंश्योर्ड मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट। बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि बीमित घटना होने पर नुकसान को कम करने के उचित प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका शोरूम है और आपने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपके शोरूम में आग लग जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आग लग गई, लगने दो, इंश्योरेंस में कवर हो रहा है। नहीं, आपको वो सारे जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेने होंगे। आप फायर इंश्योरेंस, आप फायर वालों को कॉल करोगे, वो आके आग बुझाने की कोशिश करेंगे। आपके पास खुद से भी सारे फायर सेफ्टी के सिस्टम्स होने चाहिए। तो आपको
the insurance must take reasonable steps to minimize loss after the occurrence of an insured event. आपको बीमित घटना के होने पर नुकसान को कम करने के उचित प्रयास करने चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे हमारे, ये आपके इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअली किसी इंश्योरेंस प्रिंसिपल के बारे में बताओ या सातों के बारे में, या पूछ सकते हैं कि कोई भी 2 बता दो, कोई 3 बता दो। डिपेंड करता है कि पैनल के मन में क्या चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं, री इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे कंपनी है हमारी GIC री, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस एक कंपनी है हमारी। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो अपना रिस्क दूसरे इंश्योरर को दे देती है। जैसे आप देखिए जो हमारे बैंकिंग में AIFI है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये क्या करते हैं, रीफाइनेंस करते हैं। जैसे किसी एक बैंक ने लोन लिया, सॉरी एक बैंक ने लोन दिया किसी को किसी स्पेसिफिक फील्ड में, वो उसके ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से उस लोन को दोबारा रीफाइनेंस करा सकता है। तो सिमिलरली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती हैं, उसको कहते हैं री इंश्योरेंस। ये होता है GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। पुनर्बीमा वह प्रक्रिया है जिसमें एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का कुछ हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती है। यह बड़े जोखिमों को संभालने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। जैसे GIC री जो है वो आपका इंश्योरेंस नहीं करेगी। आपने मान लेते हैं कि कोई बड़ी चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है किसी चीज की, ठीक है, उसका इंश्योरेंस आपने मान लेते हैं UIIC से ले लिया या फिर NIACL से ले लिया। अब NIACL को भी तो रिस्क है कि भैया उसने जो रिस्क कवर करा है अगर वो सच में हो गया, बहुत बड़ा उसको अमाउंट देना पड़ गया, तो NIACL क्या करेगा, GIC से उस अपने इंश्योरेंस को भी इंश्योर करा लेगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना किया हुआ इंश्योरेंस को इंश्योर कराती है एक तरह से, वो कहलाता है री इंश्योरेंस। कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। IRDAI क्या है, इसका क्या रोल है? IRDAI एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। Its role includes licensing insurers, protecting policyholders' interests, regulating premiums, and ensuring orderly growth of the insurance industry. जैसे RBI बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, सेबी कैपिटल मार्केट सेक्टर का रेगुलेटर है, वैसे ही IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये क्या करती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देती है, जो पॉलिसी होल्डर्स है जिन लोगों ने कोई बीमा लिया हुआ है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे ऊट पटांग कुछ भी चार्ज ना करते रहे, इसलिए प्रीमियम अमाउंट को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली फैशन में इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करती रहे। यह है IRDAI और उसका रोल। व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम सेटलमेंट? क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? Claim settlement is the process through which an insurance company verifies and pays compensation to the insured after a covered loss occurs. It involves document verification, assessment of loss and final payment. मतलब आपको जब आपने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया हुआ है अगर वैसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद कंपनी जो आपको पैसा देती है उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लेम सेटलमेंट। इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लॉस का असेसमेंट होगा, फाइनल पेमेंट होगा। कंपनी वेरीफाई करती है कि जो भी कुछ हुआ है, जो आपने बताया है वो एक्चुअली में हुआ है या कैसे हुआ है, उसमें आपका कितना कंपनसेशन बनना चाहिए, और कंपनी उस लॉस को कवर करने के लिए कंपनसेशन पे कर देती है। ये होता है क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ठीक है हम लोग बार बार गाड़ी और बाइक की बात कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली हम लोगों के लिए फिलहाल वो जरूरी होता है या हेल्थ जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं आपका बाइक का इंश्योरेंस है, ठीक है, और आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बाइक को शोरूम पर डालेंगे, शोरूम वाला कंपनी को बताएगा कि ये हुआ है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, आपकी RC वगैरह देखेगा, वहां से एक सर्वेयर आएगा, एक आएगा सर्वेयर। सर्वेयर का काम क्या करना होता है, लॉस का असेसमेंट करना कि बाइक, भाई आपने बोला कि बाइक ठुक गई, उसने बोला कि ठीक है भाई देख लेंगे बाइक में क्या क्या शोरूम क्या क्या सामान लगा रहा है। अब शोरूम वाला कुछ या वर्कशॉप वाला काम का ही सामान लगा रहा है, ये तो नहीं कि कुछ भी लगाया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि खाली फ्रंट लाइट टूटी है, वो आपकी बैक लाइट और पीछे के इंडिकेटर्स भी बदल दें, तो ऐसे नहीं होता है। तो असेसमेंट ऑफ लॉस भी करना होता है और फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैशलेस क्लेम एंड रीएम्बर्समेंट क्लेम। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कैशलेस और रीएम्बर्समेंट क्या होता है। कैशलेस के अंदर क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे हम इंश्योरर बोलते हैं, वो डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर को पे कर देता है, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है खासतौर से, या आपकी गाड़ियों के इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में यहाँ पर होता है।
रीएम्बर्समेंट क्लेम में क्या होता है कि जिसने इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, जैसे हम जैसे लोगों का है, तो हम पहले खर्चा कर देंगे, उसके बाद हमारे बिल्स को, है ना, जो बिल्स का अमाउंट है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से वापस लेंगे। तो अब क्या हो गया कि टाइम के साथ साथ हमारे इंश्योरेंस कैशलेस होते जा रहे हैं। इसमें क्या है, हमें इजी हो रहा था, हमें वो भागदौड़ नहीं करनी होती, क्योंकि हम तो ऑलरेडी किसी चीज से परेशान हो रखे हैं ना, तो हमें फालतू की भागदौड़ नहीं करनी होती है। कैशलेस दावे में बीमा कंपनी सीधे अस्पताल या सेवा प्रदाता को भुगतान करती है। रियम्बर्समेंट दावे में बीमित व्यक्ति पहले खर्च करता है और बाद में बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 12 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 32 तक होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड वीडियो था इस चीज पर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मेन टेलीग्राम है, जिसको आप अगर विश वाइज क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, विश वाइज क्लासेस के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कुछ भी अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके मेरे चैनल के साथ आप अपडेट रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको डायरेक्टली गाइड करता हूँ, ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू। हम लोग वॉइस चैट करते हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज हमने रिसेंटली अभी IBPS PO के लिए करे थे। NISCL के इंटरव्यू डेट्स आने के बाद हम वहां पर भी ये चीज शुरू करेंगे। ज्वाइन कीजिए, यू आर गोइंग टू लव इट। जो इंटरव्यू हेजिटेशन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा पार्ट 3 है इंश्योरेंस अवेयरनेस के इंटरव्यूज का। हम लोग टॉप 40 इंटरव्यू क्वेश्चन में 4 वीडियो की सीरीज हम लोग कर रहे हैं NISCL AO के लिए। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 21 से 32 तक कवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज मॉरल हैजार्ड इन इंश्योरेंस? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉरल हैजार्ड इंश्योरेंस में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है ना, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस इन अ वे दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ लॉस, बिकॉज दे नो द इंश्योरर विल बेयर द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आपको ऐसा लगता है कि आपके शोरूम का फायर का इंश्योरेंस हो रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आग लगे तो लगने दो। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है ना, उसे लगता है कि अब क्योंकि वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है इंश्योरेंस से, तो वो केयरलेस हो सकते हैं, नेग्लिजेंट हो सकते हैं और इवन डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में टेक लेस केयर ऑफ अ व्हीकल आफ्टर बाइंग मोटर इंश्योरेंस और में एग्जेजरेट अ क्लेम। मतलब वो क्लेम भी ज्यादा करा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं, अपनी गाड़ी ली, गाड़ी की, मान लो गाड़ी की एक हेडलाइट ठुक गई, वो दूसरी हथौड़ा मार के ठोक देंगे, बोलेंगे कि जी क्लेम दो। Moral hazard increases claims for insurance companies and is controlled through measures like deductibles, policy condition, inspection and co-payments. इन सब चीजों से मॉरल हैजार्ड्स कंपनी के लिए कम होते हैं। बीमा में मॉरल हैजार्ड उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति बीमा लेने के बाद अपना व्यापार लापरवाह या गैर जिम्मेदार बना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। तो कोशिश करो कि आप में से कोई कभी मॉरल हैजार्ड ना बने। सरल शब्दों में, बीमा सुरक्षा मिलने के बाद व्यक्ति कम सावधानी बरतता है या कभी कभी गलत दावा भी कर सकता है। ठीक है, उदाहरण हमने गाड़ी वाला भी समझा ही था। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन? एडवर्स सिलेक्शन काफी अच्छा सवाल है। Adverse selection in insurance refers to a situation where high risk individuals are more likely to purchase insurance while low risk individuals either avoid insurance or opt out। मतलब आपको जैसे लगता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो लो रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वो इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते कि यार हमारा रिस्क तो इतना होता नहीं है, हमें इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे इंश्योरेंस लेके, बिना मतलब प्रीमियम देंगे। बट कंपनी के लिए तो लो रिस्क इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं ना, क्योंकि उससे कंपनी को प्रीमियम मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, बट क्लेम कम देना पड़ेगा। बट एक्चुअली में क्या है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज्यादा लाइकली होते हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हमारा रिस्क कवर रहे। दिस हैपेंस बिकॉज द इंश्योरर डज नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पता ना कि जो इंसान पॉलिसी खरीद रहा है उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, वो कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है। एज अ रिजल्ट, द इंश्योरेंस पूल कंटेन्स हायर proportion of risky policy holders, leading to higher claims and losses for the insurer. Adverse selection is controlled through underwriting, medical test, risk-based premium pricing and disclosure requirements. ये कुछ कुछ चीजें हैं जिससे हम एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अंडर राइटिंग में अगर हम लोग अच्छे से अंडर राइट करें, अच्छे से पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखें एज अ कंपनी,
तो एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट कराएं अगर हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में था तब एक कोई मेरे नोन थे, ठीक है, मेरे घर के आसपास ही रहते थे, मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में था। वो मुझसे चाहते थे कि वो अपनी बेटी की या बेटे के आंखों का ट्रीटमेंट करा लें और मेरे इंश्योरेंस कंपनी से उसका बिल में रियम्बर्स करा दूं। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे मैं कैसे करा दूंगा, और आपका इंश्योरेंस कहाँ से मुझे क्या पता। तो उनका कहना था कि भाई मेरी कंपनी का वो इंश्योरेंस खरीद लेंगे और कुछ दिनों बाद वो अपना ट्रीटमेंट करा के मेरी कंपनी से बिल रियम्बर्स करा लेंगे। मैंने साफ मना कर दिया, भाई एक तो वो मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट है। इंश्योरेंस में हम रिस्क कवर करते हैं, रिस्क होता है जो आने वाले समय में कुछ आपके साथ नुकसान हो जाए। जो पहले से आपके साथ दिक्कत है वो रिस्क नहीं है, वो तो आप अपना खर्चा बचा रहे हो। तो वो अगर मैं उनका इंश्योरेंस करवाता तो वो एक तरह से एडवर्स सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने अपनी अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं ऊट पटांग इंश्योरेंस किसी का नहीं करूंगा। सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए मैं कर दूं और अपनी कंपनी का नुकसान करा लूं, नोइंगली कि मुझे पता है वो इंसान गलत करेगा, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये हमारा एडवर्स सिलेक्शन होता है। अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस? व्हाई इज द वर्ड एश्योरेंस यूज्ड इन द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? न्यू इंडिया इंश्योरेंस नहीं है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। अब एक चीज समझो, जो एश्योरेंस होता है ना, एश्योरेंस होता है लाइफ का, इंश्योरेंस होता है बाकी सबका। अश्योरेंस मतलब से अश्योरिटी मिलती है। अश्योरेंस शब्द क्या है? ये आपको अश्योरिटी करता है, तो ये आपके लाइफ के रिस्क को कवर करता है, बट बाकी सब केसेस में आपका यूजुअली इंश्योरेंस होता है। अब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो इसके हिस्टोरिकल रीजन है। तो जब कंपनी बनी थी ना साल 1919 में, उस समय इंश्योरेंस और अश्योरेंस दोनों ही शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते थे, और उस समय लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं था। ऑल्दो नाम में वर्ड जरूर अश्योरेंस है, बट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ये नॉन लाइफ प्रोडक्ट देती है, जैसे मोटर, हेल्थ, फायर, मैरीन एंड इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करती है। ये आपका अश्योरेंस का काम नहीं करती है। नाम में अश्योरेंस है क्योंकि पीछे जब कंपनी बनी थी तब इंश्योरेंस और अश्योरेंस नामों में फर्क नहीं होता था, बट एक्चुअली में जो अश्योरेंस होता है वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। अश्योरेंस में एक अश्योरिटी मिलती है, इंश्योरेंस में क्या आप रिस्क कवर कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में तो रिस्क आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, कितना रिस्क है आपकी लाइफ का या आपकी लाइफ में कितना फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसलिए वहां पे अश्योरेंस दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। When was NIACL established? अब इसका आंसर तुमने पीछे वाले आंसर में ही पढ़ लिया, साल 1919 में हुई थी, और ये इंडिया की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। एनआईएसीएल को कौन ओन करता है? ये भी हमें पता है कि एनआईएसीएल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके फंक्शन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फंक्शन करती है एंड ऑपरेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस मैंडेट। तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ इतना समझने का नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी है भाई, जब पब्लिक सेक्टर है तो इसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। कितनी शेयर होल्डिंग है वो इंटरव्यू में नहीं पूछते, बट एनआईएसीएल का आई थिंक 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एक बार प्लीज आप लोग एनआईएसीएल की वेबसाइट से कंफर्म करिएगा। दूसरा, एनआईएसीएल के जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम आप लोगों को देखना है, और एमडी/सीईओ जो भी हैं इनके नाम आप लोगों को देखने हैं। ये दोनों तीनों नाम देख लीजिएगा। इनका हेड ऑफिस जो है मेरे ख्याल से मुंबई में है, जहां तक मुझे याद है एनआईएसीएल इज बेस्ड इन मुंबई। एनआईएसीएल के मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं? कंपनी मोटर इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, फायर इंश्योरेंस देती है, मैरीन इंश्योरेंस देती है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस देती है, लायबिलिटी इंश्योरेंस देती है। तो जो भी हमारे जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ये हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज देती हैं। दीज प्रोडक्ट्स केटर टू इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्केट रोल ऑफ एनआईएसीएल इन इंडिया? एनआईएसीएल का मार्केट रोल इंडिया में क्या है? NIACL plays a leading role in the Indian general insurance market, ठीक है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो जनरल इंश्योरेंस मार्केट में एक इसका लीडिंग रोल है। क्यों? क्योंकि जब हमने बोला ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मार्केट शेयर, वाइड ब्रांच नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस। इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स एंड सोशल सेक्टर इंश्योरेंस एंड्योरिंग वाइडर कवरेज। ठीक है,
तो मतलब इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, बड़ी कंपनी है, बहुत सारा इसका ब्रांच नेटवर्क है, फाइनेंशियल बेस अच्छा है। तो ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम में और सोशल सेक्टर इंश्योरेंस में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये इसका मार्केट का रोल है न्यू इंडिया इंश्योरेंस का। NIACL भारतीय सामान्य बीमा बाजार में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके पास व्यापक शाखा नेटवर्क, मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी है, जिससे बीमा कवरेज का विस्तार होता है। ठीक, अगला सवाल चलते हैं। Why does India need strong public sector insurers? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंडिया को पब्लिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस क्यों चाहिए? इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस टू एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हर इंटरव्यू के लिए आपका, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन, अफोर्डेबल इंश्योरेंस एंड ट्रस्ट बेस्ड सर्विसेज। जब पब्लिक सेक्टर की बात आ जाती है तो वहां पे हम ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना कि सरकारी कंपनी है तो उस पर भरोसा ज्यादा करो, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होती, एम होता है पब्लिक का वेलफेयर। Public insurers support rural areas, social security schemes, and high risk sectors where private players may hesitate. प्राइवेट प्लेयर से यहाँ पे मतलब प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है। भारत को मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की आवश्यकता है ताकि वित्तीय समावेशन, सुलभ बीमा और भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। ये कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन सी हैं? जैसे आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये क्या है? ये आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हैं एक तरह से। तो यहां पे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की रोल आती है। आगे चलते हैं। व्हाट चैलेंजेस डू पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज फेस टुडे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को। पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरर्स, राइजिंग क्लेम रेशियोज, नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर फास्टर सर्विसेज। ये मेन 4 तरह की दिक्कतें हैं जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज फेस कर रही हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। जो क्लेम रेशियोज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्लेम ज्यादा सेटल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारी चीजों में आपका क्लेम, इनका पैसा काट लेते हैं या फिर आपका क्लेम ही रिजेक्ट कर देते हैं। न्यूज में चलता रहता है, सोशल मीडिया पर आता रहता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी की मंशा आपका पैसा रोकने की नहीं होती, क्योंकि जब हम भी थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में यही होता था कि अच्छा कि पैसा तो कस्टमर का है ना, राइटफुल मनी है, अगर क्लेम सही है। कई बार हम लोग करते थे कि किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम उसे मेल करके मंगवा लिया करते थे, उसको फोन करके बोलते थे कि भैया आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, दोबारा भेज दो, डिले हो रहा है इस वजह से आपका केस। क्योंकि हमारा क्या मंशा थी? मंशा यही थी कि भाई उसका पैसा है, उसे मिलना चाहिए। नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो जाता है कंपनीज में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर्स में, उसको ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत है। अब इसके लिए एक बीमा सुगम नाम का पोर्टल की बात चल रही है, आया भी है, आगे क्वेश्चन में आएगा भी, वहां डिस्कस करेंगे। कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर फास्टर सर्विसेज। अब बिकॉज क्या होता है, ये जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पूरे साल लोग यहाँ से रिटायर भी होते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के दूसरी जगह भी चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिक्रूटमेंट तो साल में एक ही बार हो रहा है, उसमें भी 6 महीने लग रहे हैं, 7 महीने लग रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज की तरह नहीं है कि आज कोई चला गया तो उसके लिए कि उसके नोटिस पीरियड के टाइम पे ऑलरेडी किसी और को हायर करके ले आए। तो इस वजह से कभी कभी स्टाफ की शॉर्टेज होती है, वी विल यूज द वर्ड कभी कभी। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार सर्विसेज डिले हो जाती हैं। दूसरा, कस्टमर बेस इतना ज्यादा होता है और आपका एज एन एम्प्लॉय टॉर्चर नहीं होता यहाँ पर। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर फास्टर सर्विसेज कई बार इन कंपनीज के अगेंस्ट हो जाती है कि यहाँ पे टाइम लग जाता है, टाइम जरूर लगता है बट काम पूरा होता है। एनीवेज, तो ये हमारे पास 4 मेन रीजंस हैं या 4 मेन चैलेंजेस हैं जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एज ऑन डेट फेस कर रही हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाउ कैन NIACL इंप्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया? अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। भाई आप डिजिटल और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज दो। आप ये देखो कि कैसे हमने बैंकिंग को इंडिया में इंप्रूव किया है। हमने यूपीआई दिया है ना, अब लोग जगह जगह बैंकिंग यूज कर रहे हैं। मतलब आप डिजिटल और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज दो, सिंपल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दो। भाई हमने खाली वॉलेट दे दिया मान लो बैंकिंग में, है ना, खाली लोग पेटीएम पे फोन पे अपना चलाने लग गए।
या जनधन खाते दे दिए कि ज़्यादा तामझामी नहीं है। तो क्रिएट सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। अब ये चीज़ तो हमने बैंकिंग के लिए भी करी थी कि लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस फैलानी है। सिमिलरली इंश्योरेंस से रिलेटेड भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप भी लोग सोचिए, आप में से कितने लोग अपने दोस्तों के अंदर ऐसे हैं जो प्रॉपरली इंश्योरेंस लेते हैं, जिन्होंने, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी ना हो तो उनमें से कितने लोग इंश्योरेंस लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ही फैमिलीज ने लिया हुआ है, कुछ फैमिलीज ने डेफिनेटली लिया हुआ है, आप में से भी काफी सारे लोग होंगे, और आप में से काफी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद लिया ही नहीं है। स्ट्रेंथनिंग एजेंट एंड ब्रांच नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट और ब्रांच के नेटवर्क को स्ट्रेंथन होना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। जब वो स्ट्रेंथन होंगे तभी वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कर पाएंगे। तो NISCL बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर सकता है, सरल और किफायती उत्पादों की पेशकश कर सकता है, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला सकता है, एजेंट और शाखा नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। क्योंकि जो मेजरली आपका इंश्योरेंस होता है वो एजेंट्स के थ्रू होता है। कंपनीज, अभी लोग खुद से कंपनीज के पास कम जाते हैं ना कोई इंश्योरेंस कराने वाला होता है। तो इंश्योरेंस में एजेंट्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे जगह जगह लोगों के इंश्योरेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर राइडर्स और एड ऑन बेनिफिट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ पॉलिसी। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। राइडर्स आर ऑप्शनल एडिशनल बेनिफिट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू अ बेस इंश्योरेंस पॉलिसी बाय पेइंग एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। कॉमन राइडर्स इंक्लूड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम बेनिफिट यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। बट बाकी भी जो राइडर्स हैं, ठीक है, अब ये इनफैक्ट मोटर के अंदर भी काफी सारे अलग अलग राइडर होते हैं। ये एक तरह से एड ऑन फीचर्स होते हैं कि आप क्या क्या चीज और एड ऑन करा रहे हो अपने इंश्योरेंस के अंदर। आपने फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा प्रीमियम देखकर एक्सीडेंटल का या पर्सनल एक्सीडेंट कवर, PAC कहते हैं उसको, PA कवर या PAC, ये आप उसमें और ऐड करा सकते हो कि उसमें आपका एक्सीडेंटल केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह के होते हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो कुछ कुछ कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, 3 साल आपने उनकी पॉलिसी ली हुई है, 3 साल के बाद आप थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा के मैटरनिटी कवर ले सकते हो उसके अंदर। तो इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर अलग अलग चीजें ऐड होने लगती हैं, उन्हें हम राइडर्स बोलते हैं। व्हाट इज रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें। तो रिस्क पूलिंग क्या होता है, it is a process where risk of many individuals are combined so that losses of a few are shared by many. This principle makes insurance economically viable and affordable. क्या मतलब हुआ इसका, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मिलकर छोटा 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 करके प्रीमियम देते हैं, ठीक है। तो जैसे कंपनी है, कंपनी ने अपने लेवल पे क्या कर रखा है, मल्टीपल लोगों को एक ग्रुप उसने बना रखा है ना, कुछ पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, जैसे पर्टिकुलर एज ग्रुप का, पर्टिकुलर हेल्थ ग्रुप का, इस तरह से कुछ उनका वो ले लिया। और कंपनी ने देखा कि इनका एवरेज रिस्क कितना होगा। जैसे किसी कंपनी के लिए ही होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी बैंक में जॉब चले गए, तो वहां पे क्या होगा, कुछ टेलर मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो एक तरह से रिस्क पूलिंग होती है उसके अंदर। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का रिस्क नहीं होता है ना, इसमें पूरे ग्रुप का एक तरह से इंश्योरेंस कर दिया गया है। जब पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस एक तरह से हो गया है, उसमें प्रीमियम सबसे लिया जाएगा, थोड़े कम रेट्स का लिया जाएगा, और यह माना जाएगा कि सबको एक साथ वो दिक्कतें नहीं आएंगी। कि अगर 100 लोगों को मैंने एक रिस्क पूल बना दिया, 100 में से मे बी 1 या 2 लोगों को इंश्योरेंस का इशू आ सकता है, मतलब उन्हें इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्क ना करके जो पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप में वो रिस्क बट गया है, तो इससे क्या होगा, जो लॉसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, एज अ कंपनी वो लॉसेस कम हो जाएंगे। क्लियर, नहीं समझ आता आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करिए, बिल्कुल हम लोग इसको वहां डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड वीडियो था इस चीज पर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मेन टेलीग्राम है, जिसको आप अगर विश वाइज क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, विश वाइज क्लासेस के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कुछ भी अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके मेरे चैनल के साथ आप अपडेट रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको डायरेक्टली गाइड करता हूँ, ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू।
हम लोग वॉइस चैट करते हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज हमने रिसेंटली अभी IBPS PO के लिए करे थे। NISCL के इंटरव्यू डेट्स आने के बाद हम वहाँ पर भी ये चीज़ शुरू करेंगे। ज्वाइन कीजिए, यू आर गोइंग टू लव इट। जो इंटरव्यू हेजिटेशन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी। वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक करेंगे। हम सीरीज चला रहे हैं टॉप 40 इंटरव्यू क्वेश्चंस की। अब तक हमने इस सीरीज के अंदर सबसे पहले वीडियो में पीआई रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। फिर उसके दो वीडियोस में हम लोगों ने इंश्योरेंस अवेयरनेस के बेसिक्स और NISCL के बारे में जानने की कोशिश की। अब जो हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स और कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना अगर आप वैसे सोचो तो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक तरह की। अब अगर हम इटसेल्फ योजना की बात करें, इट इज अ फ्लैगशिप हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम क्या है इसका? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इस स्कीम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। ये किस लिए है? जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। ये किस लिए है? जो हमारा सेकेंडरी और टर्चरी हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए। तो मतलब आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्चरी हेल्थ केयर तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो प्राइमरी वाला है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर है, और जो सेकेंडरी और टर्चरी है वो PMJAY के अंदर है। जो PMJAY है इसके अंदर क्या है, जो हमारी एलिजिबल फैमिलीज है ना, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा अप टू 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। किस लिए? उनके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। ये एक कैशलेस स्कीम होगी, पेपरलेस स्कीम होगी, और इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज होंगे उन्हें एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स पर, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहां पर ट्रीटमेंट मिलेगा। Schemes primarily economically vulnerable households, reducing out-of-pocket healthcare expenditure and preventing मेडिकल एक्सपेंसेस। जो हमारे इकोनॉमिकली वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं उन्हें टारगेट कर रही है। क्यों टारगेट कर रही है? ताकि उनके आउट ऑफ पॉकेट जो भी हेल्थ केयर के खर्चे हैं वो कम हो पाए, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो पाए, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो अपने बीमारियों का, अपने एक्सीडेंट्स का या इस तरह का कोई इलाज कराते कराते गरीबी में चले जाएं। It also promotes preventive health care and improve access to क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज। तो आपको अच्छी मेडिकल सर्विसेज भी मिल जाएंगी। ये आयुष्मान भारत का एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन है। इंटरव्यू के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ये हमारा ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है या नाबार्ड का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्कीम जाननी हो। एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमें ये स्कीम जाननी थी, जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की। आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रधानमंत्री JJBY? जो PMJJBY है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, हमें पता ही है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। एम क्या है स्कीम का? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू द मासेस। ये स्कीम एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करती है। रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड रूरल सेक्टर्स में, अनइंश्योर्ड रूरल सेक्टर्स में जब बैंकों के थ्रू या LIC के थ्रू ये स्कीम पहुंचती है, वहां पे गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मिलती है। तो एक तरह से वो फाइनेंशियल सिस्टम से, फाइनेंशियल चेन से जुड़ना शुरू करते हैं। इस स्कीम में क्या होता है कि लाइफ कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए का इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। किसी भी वजह से पर्सन की अगर डेथ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू में बोला कि सर इसमें डेथ केस में 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाता है या लाइफ कवर मिलता है। अब इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपसे कि अच्छा अगर उसने सुसाइड कर ली क्या तब भी मिलेगा? या वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोले कि उसका मर्डर हो गया उस केस में भी मिलेगा क्या? तो हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज इसमें आपको लाइफ कवर मिलता है। Scheme is linked to the bank accounts and operates on an annual renewable basis, making it simple and accessible. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना is especially important for low income and unorganized sector workers who usually lack formal life insurance. तो जो मैंने बताया था कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर अनइंश्योर्ड लोग हैं, जैसे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो गए, लो इनकम ग्रुप के लोग हो गए, जो यूजुअली वो फॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं ज़्यादा बड़े अमाउंट का, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो मिलेगा। By offering protection at very low cost, the scheme promotes financial security for families in case of untimely death of the earning member. Clear?
दूसरा, अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें, दो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो इसका जो प्रीमियम है वो 436 रुपये का जाता है साल का, प्रो रेटा बेसिस पर हो गया, साल का 436 रुपये का। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो जून टू मई होती है, मतलब इस साल अगर आप करते हैं तो इस साल के जून से अगले साल के मई तक इसकी कैलकुलेशन चलती है। क्लियर? अगली स्कीम देखते हैं। व्हाट इज पीएमएसबीवाई? पीएमएसबीवाई होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम से मतलब कि ये एक्सीडेंटल केस और डिसेबिलिटी के केस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसे 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो। और किसी की अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, उस केस में उसको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। PMSBY addresses a major risk faced by workers in the informal and unorganized sectors, जहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ज़्यादा होते हैं, इनकम सिक्योरिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल, मजदूर हैं, वो कोई बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, भगवान ना करे उन्हें कुछ हो, बट वो वहां से गिर के उन्हें कुछ हो गया, वो मर गए या फिर उनकी डिसेबिलिटी हो गई, तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो ठीक नहीं हो रहे, मतलब डिसेबिलिटी के केसेस में या वैसे भी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत बुरी हो जाएगी। क्योंकि जब वो खुद, आप सोचिए, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक छोटा सा मजदूर है, उसके पास ऐसा तो है नहीं कि बैंक में सेविंग्स है उसके पास बड़ी बड़ी। तो फॉर द टाइमिंग जब तक वो ठीक नहीं हो रहा या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा? कहीं से कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तभी तो कर पाएगा। उसके लिए ये स्कीम्स आती हैं जहां पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हाई हैं। बाय ऑफरिंग एक्सीडेंट कवरेज एट नॉमिनल कॉस्ट, इट स्ट्रेंथन द सोशल सेफ्टी नेट एंड कॉम्प्लीमेंट्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। इसका प्रीमियम जाता है 20 रुपए का, 20 रुपए का साल का प्रीमियम जाता है, जिसके अंदर इस तरह का इंश्योरेंस आपको मिलता है। हर साल ऑटो रिन्यू होता रहेगा। ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। डिटेल में अगर आपको ये स्कीम्स पढ़नी हो तो मेरे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो डाला था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स मैंने इंक्लूड की थी। उसमें आपको ये दोनों ही स्कीम्स, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, काफी डिटेल में अच्छे से मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पीएमएसबीवाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, फसल बीमा से ही हमें समझ आ रहा है कि फसलों का बीमा हो रहा है, मतलब एक तरह से हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गई। किस लिए है? टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर एंड ईल्ड लॉसेस। फार्मर्स का जब नुकसान हो जाता है, क्रॉप फेलियर होते हैं या ईल्ड नहीं हो पाती है ढंग से, कई बार मौसम की वजह से, कई बार फ्लड्स की वजह से, तो उनका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान के लिए वो बेचारा किसान क्या करे? उसके लिए वो अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा सकता है। वो हो गया हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये किस तरह के लॉसेस को कवर करता है? अब ऐसा थोड़ा ना है कि किसान ने अपनी खेती को या फिर किसी ने आपसी लड़ाई में खेत जला दिया, नहीं। जो नेचुरल क्लैमिटीज होती है, जैसे ड्रॉट्स आ गए, सूखा पड़ गया, फ्लड्स, बाढ़ आ गई, साइक्लोन्स आ गए, ओले पड़ गए और फसलें उससे खराब हो जाती हैं, वो यहाँ पे कवर होगा। पेस्ट के अटैक्स होते हैं, क्रॉप में डिजीज लग गई, वो यहाँ पर कवर होंगी। आप आपस में लड़ रहे हो और एक दूसरे का नुकसान कर रहे हो तो नहीं, वो यहाँ पे कवर नहीं होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स टू स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम। भाई, आपका अगर बीमा हो रखा है और आपका नुकसान बच जाएगा तो आपकी इनकम स्टेबलाइज हो गई एक तरह से। एनकरेज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इससे आप नई नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी रिस्क ले पाओगे। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट कैसे? कि अगर मान लीजिए आपकी ईल्ड नहीं हो पाई, आपका नुकसान हो गया फसलों का, तो आप किसी ठेकेदार से, किसी साहूकार से पैसा नहीं ले रहे हो ना अगली बार के लिए आपकी, क्योंकि वो फसल ऑलरेडी इंश्योर्ड हो गई थी इस स्कीम के अंदर, तो आपको उस फसल के नुकसान की भरपाई इस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू मिलेगी। By transferring agricultural risk from farmers to insurers, the scheme plays a crucial role in rural financial stability and supports agricultural growth, which is vital for India's economy. तो अगर हमारा जो एग्रीकल्चर का रिस्क है, चाहे वो मौसम का हो, बाढ़ का हो, सूखे का हो, ओलों का हो, पेस्ट अटैक्स हो, क्रॉप डिजीजेज हो, तो उसके अंदर जो रिस्क किसान के ऊपर था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का तो काम है रिस्क कवर करना। अच्छा, दूसरा ये कौन सा होगा? एक तरह का जनरल इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जब इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही है ना रिस्क कवर करना, उसे नॉमिनल सा अमाउंट दिया जाएगा, जो भी, मतलब डिपेंडिंग कि आपकी
आपका कौन सा क्रॉप है, कितने एरिया का क्रॉप है, कितना आपका प्रोडक्शन, वहाँ की जो भी उनकी गाइडलाइंस होंगी, और उसके हिसाब से आपको इसका इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको कुछ भी नुकसान हो जाता है, आपको पैसा मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ताकि किसान दोबारा से अपनी फसल शुरू कर पाए। क्लियर? अगला देखते हैं, व्हाट इज बीमा सुगम। बीमा सुगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आने वाले किसी एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। बीमा सुगम क्या है? आईआरडीआई ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि एक डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बनाते हैं, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए। अब इसमें क्या होगा, एक आपका बड़ा सा डिजिटल इंटरफेस या बड़ा सा सिंगल पॉइंट डिजिटल इंटरफेस या पोर्टल बन गया, एक तरह का पोर्टल टाइप का सा होगा। यहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हो, अपनी पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, है ना, क्लेम्स के लिए फाइल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। फाइल करने से मतलब है यहाँ पे आप क्लेम्स को अप्लाई कर सकते हो। जब क्लेम्स को अप्लाई कहते हैं, उसे क्लेम फाइल करना कहते हैं। जब आप यहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद रहे हो, मतलब बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो वहां पे आप मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। इसका एम क्या है? टू एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर कन्वीनियंस वाइल रिड्यूसिंग ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। अब जैसे एनआईएससीएल जैसी कोई कंपनी है, उसके लिए बीमा सुगम क्या करेगा? इट कैन इंप्रूव आउटरीच, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, तो एक तरह से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। जब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमेशा हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। तो बीमा सुगम पोर्टल जो है आईआरडीएआई का डेवलप्ड एक पोर्टल है, ठीक है, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा इंडिया के इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए, जहां पे एक सिंगल डिजिटल या फिर सिंगल पॉइंट डिजिटल इंटरफेरेंस या पोर्टल बनेगा, जहां से कस्टमर्स या फिर इंडिविजुअल्स पॉलिसीज परचेज कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें रिन्यू कर सकते हैं, क्लेम्स को फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी होगी, एनहेंस होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कस्टमर की कन्वीनियंस बढ़ेगी, और कंपनीज के लिए उनकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज रिड्यूस होती जाएंगी, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती जाएगी, आउटरीच बढ़ेगा कंपनीज का, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्रमोट होएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, व्हाट इज द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली दिसंबर में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा, ये अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 का था, जो कि पार्लियामेंट में 17 दिसंबर 2025 को पास किया गया है। तीन इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस लॉज हैं जिन्हें यहाँ पे अमेंड किया गया है। पहला, इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, इल्डाई एक्ट 1999। इन तीनों को अमेंड किया गया है, इंश्योरेंस एक्ट, एलआईसी एक्ट और आईआरडीआई एक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें, इट एम्स टू एक्सटेंड एंड डीपन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस पीपल, हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहली चीज हो गई। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में पहली चीज थी कि जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है अक्रॉस पीपल, हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस, वो बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, डीपन करना है। एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें अच्छी करनी है। इंप्रूव ओवरसाइट एंड गवर्नेंस, ओवरसाइट और गवर्नेंस हमारा अच्छा हो जाएगा। एंड ब्लॉस्टर द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल रेजिलियंस इन द इंडियन इकोनॉमी। इंश्योरेंस सेक्टर को और बढ़ाना है और ग्रो करना है इंडियन इकोनॉमी को फाइनेंशियली रेजिलियंट बनाने के लिए। इसके की फीचर्स में क्या है? 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% एफडीआई आ जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में। डिस्कशन का टॉपिक है, यहाँ हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। एफडीआई अच्छा है, बुरा है, सबके अपने अपने इसमें थॉट्स हैं। कोई थॉट इसमें सही नहीं है, ना तो आप उसे पूरी तरह से सही बोल सकते हैं, ना आप उसे पूरी तरह से गलत बोल सकते हैं। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग कोशिश ये करते हैं कि कंट्री के लिए बेस्ट से बेस्ट काम किया जा पाए। क्लियर? It also introduces one-time licensing for intermediaries with suspension instead of immediate cancellation. मतलब जब इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जो आपके इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, आपके सर्वेयर्स होते हैं, या आपके टीपीएज होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, ये आपके इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं। एक बार उन्हें लाइसेंसिंग लेनी होगी, उसके बाद इंस्टेड ऑफ कैंसिलेशन उनका सस्पेंशन होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, कुछ भी उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, तो देयर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड इंस्टेड ऑफ कैंसल्ड। रेजिस प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल थ्रेशोल्ड फॉर शेयर ट्रांसफर्स फ्रॉम 1% से 5%।
रेगुलेटरी अप्रूवल थ्रेशोल्ड भी इसके अंदर बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसमें LIC एक्ट भी हमने अमेंड करा है। इट ग्रांट्स LIC ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू एस्टेब्लिश जोनल ऑफिसेज डोमेस्टिकली एंड अलाइन फॉरेन ऑपरेशंस विद द होस्ट कंट्री लॉज एंड रेगुलेशन। आप LIC अगर हो तो आप बाहर की कंट्रीज के साथ भी आप अपने फॉरेन ऑपरेशंस कर सकते हो एज पर देयर लॉज। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसे RBI का डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है ना, सेम वे एडाई का पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है। ठीक है, ऐसा एस्टेब्लिश किया गया है। RBI के केस में DEA फंड था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, DEA फंड नाम से था। इनके केस में, इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हो गया, PEPF। इसका क्या काम होगा? अवेयरनेस कैंपेन्स होगी, मैंडेट्स कलेक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेटा होगा इन कंप्लायंस विद DPDP एक्ट, जो हमारा डिजिटल डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसके अकॉर्डिंगली या उसकी कंप्लायंस में पॉलिसी होल्डर का डेटा भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंसल्टेटिव प्रोसेसेस फॉर रेगुलेशन मेकिंग। रेगुलेशन मेकिंग क्यों? क्योंकि इसमें इल्डाई का एक्ट भी अमेंड हुआ है, तो उनके लिए SOPs बनाए जाएंगे। ये चीजें सबका बीमा सबकी रक्षा बिल का पार्ट है। तो काफी डेप्थ में हमने नहीं करा, बट हाँ जितना PIB की वेबसाइट पे था उसको मैंने काफी अच्छे से समराइज करके यहाँ डालने की कोशिश की है। PIB की वेबसाइट पे एक बार जरूर इसको गूगल करके पढ़ लीजिएगा अपने इंटरव्यू से पहले। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि इंश्योरेंस सेक्टर की कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स बताओ। तो सबसे पहले तो यही हो गया जो हमने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पढ़ा, जिसमें FDI में 100% इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा IRDAI क्या क्या लेकर आया है विद द टाइम? रिस्क बेस्ड कैपिटल नॉर्म्स लेकर आया है। स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फोकस हुआ है सॉल्वेंसी पर, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन पर। रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है थ्रू इनिशिएटिव लाइक बीमा सुगम। इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है अंडरराइटिंग में, क्लेम्स में। एफर्ट्स किए गए हैं टू इंप्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इस तरह से आपको रीसेंट डेवलपमेंट जो भी कुछ हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर के वो बताने हैं। कुछ आपने जो करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ा होगा अगर पिछले 5-6 महीनों में, वो तो है ही है। अदरवाइज ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं। FDI 100% हो गया, बीमा सुगम जैसा पोर्टल आ गया, डिजिटलाइजेशन पे हमारा वो हो रहा है। फिर अभी हमने पीछे एक पढ़ा था पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन फंड, अभी पढ़ा था ना, वो भी आप यहाँ बोल सकते हैं। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन फंड, ये बनाने की बात की गई है, ये भी एक डेवलपमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगले सवाल पर चलते हैं। 40th क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज इंश्योरेंस सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करता है? बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेन रिस्क आता है इंश्योरेंस उसे कवर करता है। अब ये हमारे इंडिविजुअल के लिए भी होता है, किसी कंपनी के लिए भी होता है, और गवर्नमेंट के बड़े बड़े एसेट्स के लिए भी होता है कि कोई पुल बन रहा है, गवर्नमेंट ने कोई सैटेलाइट भेजी है, गवर्नमेंट की ट्रेन चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, शिप्स चल रहे हैं, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी हेल्प से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। Encouraging entrepreneurship and protecting assets. It enables individuals and businesses to take calculated risk leading to investment and growth. Clear? ये इसका आंसर था सिंपल सा। यहां हमारे 40 क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट होता है। 4 वीडियो में मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन आपको करने हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ये मेरा ग्रुप है IBPS इंटरव्यूज नाम से, आप सर्च करेंगे, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली IBPS के इंटरव्यूज डिस्कस करे थे ऑडियो मैसेजेस और वॉइस चैट के थ्रू। NISCL की जब डेट्स आ जाएंगी इंटरव्यू की, तब 3 से 4 दिन हम लोग NISCL के लिए भी मॉक सेशंस करेंगे, सो दैट आपका इंटरव्यू का हेजिटेशन खत्म हो पाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट करिए या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।